नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगिता दर्पण में। मैं हूं प्रशांत। आज हम बात करने जा रहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में। सबसे पहले इससे जुड़ी हुई न्यूज़ देख लेते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खरीफ क्रॉप्स के लिए एमएसपी को अप्रूव किया है फॉर द सीजन 23-24 और यहाँ पे गवर्नमेंट का एम है फेयर रेम्यूनरेशन को प्रोवाइड करना। अब यहाँ पे एक इशू ये आ रहा था कि फार्मर्स आर नॉट सेटिस्फाइड और ये कह रहे हैं कि जो कॉस्ट बेसिकली प्रोडक्शन में आता है एमएसपी उसको फुलफिल नहीं कर पाता। तो आइए डिटेल में समझते हैं। आपका पेपर 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसे डिटेल में जानेंगे कि एमएसपी क्या है, क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं और क्यों फार्मर्स सेटिस्फाइड नहीं है जो गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में एमएसपी डिक्लेयर किए हैं उससे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एमएसपी है क्या। MSP is guaranteed amount paid to farmers when the government by farmers produce। अब होता क्या है ना कि मार्केट में कई बार बेसिकली मार्केट वर्क्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई और किसानों का सीन ऐसा होता है कि उनके पास कई बार रिसोर्सेज नहीं होते कि वो मार्केट में ले जाके अपने प्रोड्यूस को बेचें। या फिर कई बार क्या होता है कि पूरे जो कार्टल्स बने होते हैं ना बायर्स के, बायर्स एज इन फूड ग्रेन या फिर जो भी बायर्स होते हैं, तो इनके जो कार्टल्स होते हैं तो ये लोग कई बार प्राइस मैनिपुलेट कर जाते हैं और किसानों को क्योंकि मजबूरी में कई बार अपनी फसल बेचनी होती है क्योंकि दे कैन नॉट स्टोरेज की इनके पास फैसिलिटी ना घर पे होती है, ना गवर्नमेंट ही बहुत अच्छी स्टोरेज प्रोवाइड करती है। और जो प्राइवेट कोल्ड स्टोर और ये सब जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि जितने की फसल नहीं बिकती उससे ज़्यादा स्टोर का खर्च बैठ जाता है किसी किसान का, अगर छोटा किसान है तो ये इश्यूज आते हैं। तो इन्हें मजबूरी में अपना प्रोड्यूस बेचना ही होता है कई बार, और इस मजबूरी का फ़ायदा कई बार बायर्स उठा लेते हैं। तो यहाँ पे बीच में आती है गवर्नमेंट कहती है कि हम एक सर्टेन अमाउंट पे करेंगे अगर आप हमें बेचोगे तो, ठीक है। और इसके बाद जो प्रोड्यूस गवर्नमेंट खरीदती है इसका ऑक्शन हो जाता है, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट के बहुत सारे फूड सिक्योरिटी के प्रोग्राम्स चलते हैं, है ना, न्यूट्रिशन स्कीम्स चलती हैं, तो वहाँ पे यूज़ हो जाता है जो ये प्रोड्यूस होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी खरीद लेती है और गवर्नमेंट एक मिनिमम प्राइस पे करती है फार्मर को। और हर सीजन में ये मिनिमम प्राइस निकाली जाती है कि हाँ, सपोज अगर मार्केट प्राइस वीट का इतना है तो गवर्नमेंट इतना देगी, ठीक है। तो इट्स चॉइस के फार्मर अगर गवर्नमेंट को बेचना चाहते हैं या किसी प्राइवेट बायर को बेचना चाहते हैं। तो ये जो मिनिमम प्राइस पे गवर्नमेंट कोई भी क्रॉप खरीदती है फार्मर से, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उससे कम आप कहीं भी चले जाइए किसी भी मंडी में, जो APMC होती है, उससे कम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। उतना मिनिमम प्राइस आपको मिलना ही मिलना है। अब MSP बेसिकली CACP, कमीशन ऑफ फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, इट इज एन ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। CACP की रिकमेंडेशंस पे MSP डिसाइड होता है और जो फैक्टर्स कंसीडर करता है CACP वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट प्राइस ट्रेंड्स, इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी। इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए CACP MSP रिकमेंड करता है। अब जो फाइनल डिसीजन आता है ना MSP का, वो आता है CCEA यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स फाइनल डिसीजन लेती है MSP पे एंड इट इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब MSP का बेसिक एम क्या है, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंश्योर रेम्यूनरेटिव प्राइजेस टू फार्मर्स एज वेल एज एनकरेजिंग द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। अब यहाँ पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात इसलिए की जा रही है, कैसे MSP क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करेगा। शुरुआत में MSP, जैसे आज की तारीख में MSP इट्स प्रोवाइडेड फॉर अराउंड 24 क्रॉप्स। अब 24 क्रॉप्स में से मेजॉरिटी जो क्रॉप्स हैं अराउंड 14 ये प्रोवाइडेड हैं खरीफ क्रॉप के लिए, सोन एंड समर्स। बचे हुए कुछ कमर्शियल क्रॉप्स हैं या फिर रबी क्रॉप्स हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि शुरुआत में गवर्नमेंट MSP बहुत लिमिटेड क्रॉप्स के लिए प्रोवाइड करती थी, ठीक है। और स्पेसिफिकली हम यहाँ बात कर लेते हैं वीट एज वेल एज राइस। इन दो क्रॉप्स के अलावा गवर्नमेंट किसी और थर्ड क्रॉप पे MSP प्रोवाइड ही नहीं करती थी। तो होता क्या था ना कि मोनोक्रॉपिंग शुरू हो गई। अधिकतर फार्मर्स को लगा कि हाँ भाई गवर्नमेंट तो खरीद ही लेती है ना, तो उन्होंने वीट या फिर राइस ही उगाना शुरू कर दिया। फिर एक दौर ऐसा आया जब थोड़ी सी क्रॉप्स और बढ़ी,
जिसका एमएसपी ज़्यादा डिक्लेयर होता था, जैसे अभी सीजन शुरू हुआ है और गवर्नमेंट ने एमएसपी डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब ये होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर क्रॉप का एमएसपी ज़्यादा है तो जो भी छोटे किसान हैं या जो भी मतलब मेजॉरिटी किसान उसी की तरफ जाएंगे कि हाँ इसका एमएसपी ज़्यादा है तो लेट्स प्रोड्यूस दिस। तो ऐसे केस में मोनोक्रॉपिंग ज़्यादा प्रमोट होने लगा था। और एक सर्टेन टाइम ऐसा भी आया था कि जब गवर्नमेंट के गोडाउन्स में राइस एंड व्हीट पड़ा पड़ा सड़ रहा था, इतना ज़्यादा प्रोक्योरमेंट करना पड़ा था, ठीक है। क्योंकि एमएसपी का सीन क्या है कि अगर कोई भी फार्मर अपना प्रोड्यूस लेके आता है तो गवर्नमेंट को खरीदना ही पड़ेगा एमएसपी पे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने नंबर ऑफ क्रॉप्स को बढ़ाते बढ़ाते अराउंड 24 कर दिया। जैसे 24 क्रॉप्स के लिए एमएसपी आता है और शुगर केन के लिए आता है एफआरपी, ठीक है, फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस, एफआरपी। अब ये 24 क्रॉप्स धीरे धीरे बढ़ाई गई। इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन दिखने लगा। फार्मर्स ने देखा कि हाँ क्रॉप्स काफ़ी सारी हैं और सब पे ही एमएसपी ठीक ठाक मिल जाता है। और गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं इंटरक्रॉप पैरिटी का ध्यान अच्छा खासा रखा। इंटरक्रॉप पैरिटी सीएसीपी जब रिकमेंड करता है तो ज़रूर कंसिडर करता है एमएसपी को रिकमेंड करते हुए। तो इंटरक्रॉप पैरिटी का जब ख्याल रखा गया, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब एमएसपी को डिक्लेयर किया गया तो ऑटोमेटिकली 24 क्रॉप्स की वजह से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन दिखने लगा। दैट्स हाउ एमएसपी एंश्योर्ड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। अब हम बात करते हैं खरीफ क्रॉप्स की। खरीफ क्रॉप्स बेसिकली रेनी सीजन में सो किए जाते हैं, जून से सितंबर के बीच में। हार्वेस्टिंग टाइम होता है दिसंबर जनवरी। मेजर जो खरीफ क्रॉप्स हैं दैट इज पैडी, मेज, मिलेट, पल्सेस, ऑयल सीड्स, कॉटन, शुगर केन। अब एक खास बात यह है ना कि इंडिया का जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन 55% उसमें से सिर्फ और सिर्फ खरीफ क्रॉप से आता है, मेजॉरिटी, ठीक है। अब एमएसपी की हम बात कर लेते हैं इस सीजन की। गवर्नमेंट ने यूनियन बजट 2018-19 में ये प्रॉमिस किया था कि एमएसपी को एटलीस्ट 1.5 टाइम्स ऑफ द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग डिक्लेयर किया जाएगा। और गवर्नमेंट ने इस बार एमएसपी बढ़ाया भी है। स्टिल फार्मर्स आर नॉट सेटिस्फाइड, हम आगे उस पर भी बात करेंगे। अब यहाँ पे बेसिकली जितनी भी क्रॉप्स हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो 5% से लेकर के 11% के बीच में सब पे एमएसपी बढ़ा है। जो 24 क्रॉप्स हैं 5% से लेकर के 11% तक सबका प्राइस बढ़ा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। सबसे ज़्यादा जो प्राइस बढ़ा है दैट्स ग्रीन ग्राम या फिर मूंग, इसका सबसे ज़्यादा एमएसपी बढ़ा है, दैट्स अराउंड 11%। तो ये हमने 23-24 के सीज़न की बात की कि एमएसपी कितना बढ़ा है। अब हम कंसर्न्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है इश्यूज विद कॉस्ट कंसिडरेशन। अब सीएसीपी जो है, सीएसीपी इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे अब देखिए, सीएसीपी इतने सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एमएसपी को रिकमेंड करता है। दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट प्राइस ट्रेंड्स, इंटरक्रॉप पैरिटी, ठीक है। बट अगर आप फार्मर के एंड से देखेंगे तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ दिखेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यही कंसर्न है फार्मर्स का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट कंसिडरेशन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ इसी को कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली 3 फार्मूले यूज़ होते हैं, 3 टाइप से, मतलब 3 तरीकों से 3 फार्मूले यूज़ करके एमएसपी फाइनल निकाली जाती है कि किसी क्रॉप के लिए पर्टिकुलर कितनी एमएसपी होनी चाहिए। तो हम उन तीनों फार्मूले की बात कर लेते हैं, जो तीनों तरीके हैं। पहला तरीका आता है यहाँ पे A2, दूसरा आता है A2 + FL और तीसरा आता है C2। C2 वॉज रिकमेंडेड बाय स्वामीनाथन कमीशन। अब इनकी डिटेल हम देख लेते हैं कि क्या क्या इनमें डिटेल है। A2 बेसिकली, A2 सिर्फ और सिर्फ कंसिडर करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, ठीक है। जो A2 फार्मूला है सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आपका कंसिडर करता है, जिसमें आता है कॉस्ट ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारे जो आपके कॉस्ट आते हैं A2 में सिर्फ और सिर्फ ये कंसिडर किए जाते हैं। अब इसके बाद आता है आपका A2 + FL, ठीक है। A2 + FL में अब होता क्या है कि जैसे बहुत सारे जो छोटे किसान हैं उनके पास लेबर भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कई बार वो तो खुद से काम करते हैं या फिर फैमिली लेबर की हेल्प लेते हैं।
तो A2+FL में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ जो फैमिली लेबर है FL, जो फ्री फैमिली लेबर है, उसको भी कंसिडर किया जाता है, उसका भी कॉस्ट ध्यान में रखा जाता है। दैट्स व्हाट इज A2+FL। लेकिन आपने इन दोनों फॉर्मूलेज में अगर एक चीज़ देखी हो तो यहाँ पे रेंटल, इंटरेस्ट, ये सब की बात ही नहीं आ रही है। बस डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के जो भी सीड्स और फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, इनका जो पैसा जा रहा है उसके बेसिस पे यहाँ पे कंसिडर कर लिया जा रहा है MSP, उसी के बेसिस पे तो निकाला जा रहा है ना। अब यही चीज़ C2 विच वॉज रिकमेंडेड बाय स्वामीनाथन कमीशन, यही चीज़ C2 में चेंज हो जाती है। C2 में क्या होता है कि स्वामीनाथन कमीशन ने C2 का जो फॉर्मूला रिकमेंड किया था MSP के कंसिडरेशन के लिए, उसमें ये बात भी कही थी कि जो बड़े फार्मर्स हैं थोड़े से, वो कई बार अपने लाइक कैपिटल गुड्स होते हैं, ट्रैक्टर है और या फिर लैंड है या फिर कुछ भी मशीनरी है, उस पर EMI पे या फिर मतलब लोन पे लेते हैं, तो उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं ना, तो वो इंटरेस्ट भी तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं बर्डन है। या फिर सपोज मशीनरी अगर वो रेंटल पे लेके आते हैं तो ये तो कंसिडर किया ही नहीं जा रहा ना, इंटरेस्ट एज वेल एज रेंटल, ये तो कंसिडर किया ही नहीं जा रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। क्या ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है? ऑब्वियसली है, और ये कंसिडर किया गया C2 वाले फॉर्मूले में। दैट्स वाई फार्मर्स की डिमांड है कि रादर देन A2+FL, हाल फिलहाल में जो CACP प्राइस रिकमेंड करता है वो करता है A2+FL के बेसिस पे, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस फैमिली लेबर को कंसिडर करते हुए MSP डिक्लेयर करता, रिकमेंड करता है। फार्मर्स का कहना ये है कि जो MSP डिक्लेयर होनी चाहिए, जो रिकमेंड होनी चाहिए, वो होनी चाहिए C2 फॉर्मूले के बेसिस पे, यानी कि आपका रेंटल एज वेल एज इंटरेस्ट पेमेंट और जो अदर एक्सपेंसेस भी हैं वो भी ऐड होने चाहिए, तभी MSP का बार जो है थोड़ा और राइज करेगा और लोग MSP में अपना प्रोड्यूस बेचने के बाद एटलीस्ट लॉसेज में नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये पहले हमने बात की कॉस्ट कंसिडरेशन पे। दूसरी हम बात करते हैं लैक ऑफ मार्केट रिफ्लेक्शन पे। अब फार्मर्स का ये भी कहना है कि बेसिकली MSP का जो तालमेल है, MSP का जो सिंक इन है, वो होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि WPI के आसपास नहीं है, जबकि MSP का लिंक होलसेल प्राइस इंडेक्स से लिंक होना चाहिए। MSP इससे लिंक होना चाहिए, तभी तो जो इन्फ्लेशन है और जो सारी चीज़ें हैं वो भी कंसिडर हो पाएंगी और उसके अकॉर्डिंग MSP डिसाइड किया जाएगा। अब आप खुद सोचिए, फार्मर्स हैं, फार्मर्स सीड्स खरीद रहे हैं, फर्टिलाइज़र खरीद रहे हैं, पेस्टिसाइड्स खरीद रहे हैं, क्या इन चीज़ों में इन्फ्लेशन नहीं आ रहा है? इनमें तो साल दर साल, हर साल कहना चाहिए कि हर साल ही ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन देखने को मिल जाता है। कोई पर्टिकुलर सीड्स और फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स अगर आज इस साल अगर 100 रुपये का है तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है 102 का हो जाए, 105 का हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। रीज़न बीइंग, अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर नीचे हुए तो प्राइस बढ़नी ही बढ़नी है इन प्रोडक्ट्स की, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसमें ऐड ऑन हो ही जाता है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर ऐड होता है तो ऑब्वियस ही बात है कि महंगा होगा ही। दूसरी बात, महंगाई आप देखते हो इट्स वन वे, वन डायरेक्शनल, बढ़ जाएगा, लेकिन क्रूड ऑयल का अगर दाम कम हो जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, इसका प्राइस कम हो जाता है, क्या इनके प्राइस कम होंगे? ऑब्वियसली नहीं होंगे। ठीक है, तो ये वन वे है, एक बार बढ़ गया, और ऑलमोस्ट हर साल प्राइस 1-2-4% तो बढ़ता ही बढ़ता है, और अगर किसी साल नहीं बढ़ा, ये बैक टू बैक 2 या 3 साल नहीं बढ़ा, तो चौथे साल में जाके वो सीधा 4-5-8% बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या MSP में ये वाली रिकमेंडेशंस और ये वाला लाइक इन्फ्लेशन की कंसिडरेशन और ये सारी चीज़ें नहीं जुड़नी चाहिए? ऑब्वियसली जुड़नी चाहिए। ठीक है, दूसरे हमने कंसर्न पे बात कर ली। अब तीसरे कंसर्न पे हम बात कर लेते हैं, इट इज़ अबाउट प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म। प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म बेसिकली, अब जितने छोटे फार्मर हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टोरेज का इशू आता ही आता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट जो है स्टोरेज पे, कोल्ड स्टोर पे और इन पे काम तो कर नहीं रही है, बहुत ज़्यादा लाइक इंफ्रा की कमी है ऑलरेडी। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते काम नहीं कर रही है, लेकिन हाँ बहुत सुस्त चलता है, बहुत धीरे चल रहा है। ठीक है, जो भी है वेयर हाउसेज हैं और जो कोल्ड स्टोर हैं, तो इनसे लाइक इंफ्रा चाहिए ना स्टोरेज के लिए। बेसिकली बिना वेयर हाउस के और बिना कोल्ड स्टोर के कैसे प्रोड्यूस स्टोर हो पाएगा? वो तो खराब हो जाएगा ना। तो प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म जो है, फार्मर्स का यही डाउट है कि जब गवर्नमेंट कोल्ड स्टोर एज वेल एज वेयर हाउसेज के इंफ्रा पर काम नहीं कर रही है,
तो हम अगर सपोज प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होता है तो हम अपने प्रोड्यूस को लेकर कहाँ जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझिए कि अगर गेहूं या सरसों या फिर चावल है उसकी कटाई होती है, बेमौसम बरसात होती है, कितने किसानों का उसमें फसल बर्बाद होने के चांसेस हैं। अगर हार्वेस्ट कर लिए तब भी, हार्वेस्ट नहीं करिए तब भी। हार्वेस्ट कर लिए तो भाई लाइक ट्रैक्टर्स में पूरी पूरी ट्रॉलीज भर जाती हैं, उतना प्रोड्यूस कहाँ रखेंगे, घरों में इतनी जगह नहीं होती। और आप में अगर गाँव के घर देखोगे तो खुले होते हैं कई बार, और ज़ोरदार बारिश आ गई, ओले पड़ गए, हेल स्टॉर्म आ गया, तो कहाँ रखेंगे, स्टोर कहाँ करेंगे। और कई बार होता है कि जैसे मैं खुद भी लाइक रूरल एरिया कई बार गया हूँ, ये प्रोक्योरमेंट के टाइम पे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, ट्रैक्टर्स की 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर लंबी लाइन लगी होती है मंडी के बाहर। लोग 2-2 दिन वेट करते हैं अपना नंबर आने के लिए जब ये प्रोक्योरमेंट चल रहा होता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम में अगर सपोज बारिश आ गई, हेल स्टॉर्म आ गया, कुछ ऐसा अगर केस हो जाता है तो फार्म प्रोड्यूस, बेसिकली फार्मर का जो भी प्रोड्यूस है, जो हार्वेस्ट है, उसका क्या होगा। तो ये प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म पे भी सवाल उठाते हैं कि इंफ्रा पे तो काम हो नहीं रहा, प्रोसेस भी तेज नहीं हो रहा है, इसमें कई बार लॉसेस लगते हैं। लास्टली आता है रीजनल डिस्पैरिटीज। अब अगर हम बात करें तो आप खुद देखें इंडिया के मैप में कि कहाँ कहाँ पे राइस प्रोडक्शन होता है और कहाँ कहाँ पे वीट प्रोडक्शन होता है। आप खुद इस चीज़ को देखें। राइस प्रोडक्शन आपका यहाँ पंजाब हरियाणा में है काफ़ी, ठीक है। इसके बाद आपका थोड़ा बहुत बिहार, अदरवाइज बंगाल, आंध्रा, केरला, तमिलनाडु, कोस्टली एरियाज में काफ़ी ज़्यादा राइस प्रोडक्शन है। लेकिन अब अगर डिस्पैरिटी आप बात करें तो राइस का प्रोक्योरमेंट इस पर्टिकुलर रीजन में जहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा है वहाँ होता है, ठीक है। इसके बाद पंजाब, हरियाणा, एमपी और यूपी, ये पर्टिकुलर रीजन जो आता है, यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे वीट की प्रोक्योरमेंट ज़्यादा होती है। लेकिन क्या हर जगह पे राइस, वीट और लाइक लिमिटेड जो फूड ग्रेन्स हैं वही प्रोड्यूस होती हैं? क्या बाकी जो ग्रेन्स हैं वो एमएसपी में कंसिडर की जाती हैं? बहुत सी ऐसी ग्रेन्स हैं जो एमएसपी में कंसिडर नहीं की जाती है, मिलता भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद रीजनल डिस्पैरिटी एक और इशू है कि काफ़ी सारे फार्मर्स इसकी बात करते हैं कि कुछ सर्टेन स्टेट्स हैं, स्पेसिफिकली बात करेंगे अगर पंजाब हरियाणा की, पंजाब हरियाणा ग्रीन रेवोल्यूशन का काफ़ी बेनिफिट मिला इन दो स्टेट्स को, और थोड़ा वेस्टर्न यूपी, ठीक है। ईस्टर्न यूपी को उतना खासा बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन वेस्टर्न यूपी को भी ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट मिला है अच्छा खासा, काफ़ी कैनाल्स वगैरह बनी थी उस समय पर। तो अब अगर आप ये देखें कि इन पर्टिकुलर 3 स्टेट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे राइस और वीट का प्रोक्योरमेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। तो किसानों का ये भी मतलब एक डाउट है कि ये डिस्पैरिटीज़ जो हैं इनके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। क्योंकि एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ये डिस्पैरिटीज़ को कम करने के लिए कोई सॉलिड स्टेप लेती है। तो ये चीज़ें हैं। अब लास्टली हम बात कर लेते हैं वे फॉरवर्ड पे कि क्या इसका वे फॉरवर्ड हो सकता है। सबसे पहला होता है टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस। अब टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस एज इन सबसे पहले तो आ जाएगा हमारा प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब हम फर्टिलाइजर्स और सीड्स और हाइब्रिड सीड्स इन सब पे अगर काम करते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे फार्मर्स को ही उसका बेनिफिट होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो, ठीक है। सेकंड आता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। अब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो हमने बात की थी कि मोनोक्रॉपिंग, या फिर ये कह लो कि भाई लिमिटेड क्रॉप्स ही प्रोड्यूस होती हैं, बाकी होती नहीं है। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल डाइवर्सिफिकेशन का ये है कि जो कुकिंग ऑयल है ना, एडिबल ऑयल इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। इंडिया को एडिबल ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। आप सोचिए कि जहां हर घर में पकौड़े तले जाते हैं, जहां बिना तेल के सब्जी और पराठे बनते नहीं हैं, वहां कुकिंग ऑयल इंपोर्ट हो रहा है। दिस इज द रीजन, डाइवर्सिफिकेशन। इतना ज़्यादा ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन कम हो गया कि हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, और ऑयल के प्राइस इसीलिए एकदम से पिछले 3-4 सालों में भागे हैं। दिस इज़ द रीज़न कि हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। एमएसपी ने कुछ क्रॉप्स के फेवर में बायस थी कुछ साल पहले तक। दिस वाज द रीज़न। तो डाइवर्सिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे।
और एक बार अगर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा इंपोर्ट कम होगा। क्यों? क्योंकि डिमांड है, डिमांड है और गवर्नमेंट इस चीज के लिए काम कर रही है। बस किसान को, फार्मर को पता होना चाहिए कि डिमांड है इस चीज की और आई कैन प्रोड्यूस इट एंड आई कैन सेल इट। जैसे कई बार क्या होता है ना कि एमएसपी, या फिर एग्जांपल के लिए बताता हूँ 2 साल पहले का किस्सा। प्याज का दाम ऑलमोस्ट 120 रुपीज पर केजी। ये बात है लगभग 2019 आई गेस सितंबर या अक्टूबर की। प्याज के प्राइजेस वर मोर देन 100 रुपीज पर केजी से भी ज्यादा थे प्याज के प्राइजेस। अगले सीजन में भाई साहब बहुत से लोगों ने प्याज लगा दी, ठीक है, ये धड़ाम से गिर के 25 रुपए पे आ गए थे विद इन 4 महीने। तो ये होता है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप के प्राइस बढ़ जाते हैं ना तो सारे फार्मर्स को लगता है कि यार ये तो अच्छा आउटपुट दे जाएगा, अच्छा मतलब बेनिफिट दे जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। इट्स ऑल अबाउट सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। जब सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि प्राइस बढ़ेगा। जैसे हाल फिलहाल में अभी कुछ टाइम पहले पंजाब के फार्मर्स टमाटर, मतलब हमारे यहाँ बिना टमाटर के सब्जी, सांभर, चिकन कुछ भी नहीं बनता है। और आप सोच रहे हैं कि टमाटर पंजाब के किसानों ने रोड पे फेंका था। 50 पैसे किलो भाव चल रहा था मंडी में, 50 पैसे, 0.5 रुपीज पर केजी। तो ये जो इश्यूज हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि डाइवर्सिफिकेशन हो, डिमांड है। और ये जो अवेयरनेस का काम है, गवर्नमेंट को इस पे फोकस करना है कि डाइवर्सिफिकेशन हो एंड फार्मर्स शुड बी मेड अवेयर, ठीक है। लास्टली आता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स बेसिकली, अब यहाँ पे कॉर्पोरेट फार्मिंग की भी बात की जा सकती है, ठीक है, कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात की जा सकती है, इसके बाद कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात की जा सकती है। तो ये जो इश्यूज हैं कॉर्पोरेट फार्मिंग में, कोई भी लाइक कंपनी या कोई भी मतलब होता है ना कि फूड की कंपनी, फूड प्रोसेसिंग कंपनी फार्मर के साथ में एक अग्रीमेंट कर लेती है कि हमें एक सर्टेन क्वालिटी का कोई भी क्रॉप चाहिए, कोई भी प्रोड्यूस चाहिए, उसकी सर्टेन क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। और वो जब भी हार्वेस्ट होगा तो वो ये कंपनी, ये एमएनसी, ये फूड प्रोसेसिंग कंपनी ही प्रोक्योर करेगी और बदले में ये एडवांस में काफ़ी पैसा देते हैं जो सीड्स और फर्टिलाइजर और इन सब के लिए चाहिए होता है। तो ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है। यहाँ पे गवर्नमेंट होता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को अगर एंटरटेन करती है और इसे सपोर्ट करती है तो फार्मर्स के बेनिफिट की ही बात होगी यहाँ पे। रीज़न बीइंग कि उन्हें एडवांस के लिए पैसा मिल जाएगा सीड्स वगैरह खरीदने के लिए और सारे अपने कामों के लिए, और दूसरा कि उनका प्रोड्यूस ऑलरेडी सोल्ड आउट है। जैसे ही वो हार्वेस्ट करेंगे, कंपनी अपना जो भी प्रोड्यूस है उठाकर ले जाएगी अपने फूड प्रोसेसिंग के लिए। एक ये हो सकता है। इसके बाद कोऑपरेटिव फार्मिंग हो सकता है कि भाई सारे किसान जो हैं एक साथ आ जाएं और अपनी ज़मीन पे कोऑपरेटिव फार्मिंग करें। इससे क्या होगा कि यार प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। एक तो बड़े फार्म्स जब होते हैं, आप ये सोचिए कि ये एक बड़ा फार्म है और ये मैंने इसके टुकड़े कर दिए। अब छोटे छोटे फार्म्स में आप क्या ही मैकेनाइजेशन करेंगे। बड़े फार्म में एक बार में ट्रैक्टर यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पूरा होता है ना कि सारा काम खत्म कर देगा, ठीक है, हार्वेस्टर सारा काम खत्म कर देगा। बट छोटे फार्म्स में आपको लगता है कि बस इतने से मैं करके फिर घूम के चले आए, फिर इतने से मैं करके घूम के चले आए ट्रैक्टर्स या फिर हार्वेस्टर, पॉसिबल है। तो मैकेनाइजेशन छोटे फार्म्स में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। जितने ज़्यादा बड़े फार्म्स होंगे मैकेनाइजेशन उतना सस्ता पड़ेगा। सारे फार्मर्स अगर एक साथ आ करके अपना लैंड पूलिंग कर लें, ठीक है, लैंड पूलिंग करके और उस पर सिर्फ एक क्रॉप लगाएं, एक क्रॉप लगा करके और जितना भी एक्सपेंस है उसको नोटिस करें, ऑब्वियस सी बात है कि इट विल डिक्लाइन, इट विल गो डाउन। उनकी मेहनत भी थोड़ी सी कम होगी और उनका जो प्रोडक्शन का एक्सपेंस है वो भी कम होगा। तो इस तरीके के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स और कुछ अदर मतलब होता है कि हमें तौर तरीके देखने होंगे, कुछ ऐसे आइडियाज़, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ को हमें सपोर्ट करना होगा जहाँ से फार्मर्स का बेनिफिट हो, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन सुधरे और गवर्नमेंट का जो एम है कि फार्मर्स की इनकम को डबल करना, वो जल्द से जल्द वो ऑब्जेक्टिव पूरा किया जा सके। और एमएसपी का भी एट द एंड ऑफ द डे मोटिव यही है कि फार्मर्स की लिविंग कंडीशन और उनका जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसे इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। फार्मर्स को अपना प्रोड्यूस रोड पे फेक करना जाना पड़े, जैसा कई बार देखने को मिलता है, किसी ना किसी सीजन में देखने को मिल ही जाता है। तो एमएसपी का भी वही मोटिव था। तो ये हमने जाना एमएसपी के बारे में। एमएसपी
जो 3 फॉर्मूले से एमएसपी कैलकुलेट की जाती है, सीएसीपी उसे रिकमेंड करता है, किस बेसिस पे उसे रिकमेंड करता है, ये सब कुछ हमने जाना, फार्मर्स के कंसर्न को जाना। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।